तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर की सीरीज लाता हूँ, ठीक है, वीकली। तो मैं कल ये वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इस सप्ताह के सबसे बेस्ट प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर, तो जो भी इंपॉर्टेंट, यानी कि कह सकते हैं इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। और एक हफ्ते का न्यूज पूरा यहाँ पे कवर करा दूंगा, ठीक है। तो देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको शो कर दूँ सी एस के सेम क्लासेस में, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो चलिए देरी करते हुए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को अगर आपसे पूछे कि इस बार स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार माना जाता है, स्पिनोजा पुरस्कार, ठीक है। तो उनका नाम है जोईता गुप्ता, डॉक्टर जोईता गुप्ता। और इनको कहाँ कह सकते हैं, किस देश की सरकार ने इनको ये सम्मान दिया है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड की सरकार ने इनको ये सम्मान दिया है। तो नीदरलैंड की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ठीक है। और नीदरलैंड आपको पड़ेगा यूरोप में, ठीक है। यूरोप में इस वाले हिस्से में पड़ता है नीदरलैंड। यहाँ पे जूम मैप देख लीजिए, ये यूनाइटेड किंगडम है। बीच में इंग्लिश चैनल दिखेगा, इधर नीदरलैंड दिखेगा, इधर एम्स्टर्डम, ठीक है। इसकी राजधानी दिखेगी नीदरलैंड की, ओके। इसके साउथ में देखेंगे तो जर्मनी, इधर देखेंगे तो बेल्जियम आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें। तो अब अगर आपसे पूछे, अभी हाल ही में नरगिस मोहम्मदी, आपको नोबेल प्राइज आप तो पढ़ ही लिए होंगे, बहुत सारे वीडियो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नरगिस मोहम्मदी ने जो 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीती हैं, नरगिस मोहम्मदी, ये इनकी तस्वीर है। तो ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध है ईरान से, ठीक है। ईरान से, जिसकी राजधानी है तेहरान, और वहाँ की है नरगिस मोहम्मदी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये ईरान से संबंध रखती है। तो मैं ईरान की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये अपना सुंदर भारत है, ये पूरा विश्व का मैप है। और यहाँ पे दिखेगा आपको ईरान, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा ईरान, जो जूम करके देखेंगे ये है ईरान, इसकी राजधानी है तेहरान। और इसके नॉर्थ में दिखेगा आपको कैस्पियन सागर, ठीक है। और साउथ में दिखेगा यहाँ पे पर्शियन गल्फ, ये साउथ में पर्शियन गल्फ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये ईरान अगर है ना, तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, नॉर्थ में कैस्पियन सागर है, इधर रेड सी है। तो रेड सी और पर्शियन गल्फ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ है, और ये रहा ईरान, ठीक है। और आगे इसके पर्शियन गल्फ के आएंगे तो गल्फ ऑफ ओमान दिखाई देगा, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान दिखाई देगा, जो ईरान और ओमान के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और गल्फ ऑफ ओमान आपको अरेबियन सी को यहाँ पे पर्शियन गल्फ से जोड़ता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो भुगतान और अवसंरचना विकास निधि, यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात की जा रही है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि भुगतान को, यानी कि जब हम पेमेंट करते हैं उससे रिसीव करना, ठीक है। इस अवसंरचना यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यही उद्देश्य है कि हम जो भुगतान करते हैं उसको, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, ठीक है, दुकान, किसी भी दुकान पे गए, शॉप पे गए, आप कुछ खरीद रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, कार्ड पेमेंट करना है, ठीक है, ये देखिए कार्ड है, कार्ड पेमेंट करना है, तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना वहाँ पे, कि कोई भी ऐसी मशीन वहाँ पे हो जो आपके कार्ड पेमेंट को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि भुगतान को स्वीकार करने वाली और अवसंरचना को बढ़ावा देने वाली मशीनों को वहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि भुगतान भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जिसका सही जवाब है आरबीआई द्वारा। आरबीआई ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है। और दुकान दुकान पे कह सकते हैं कि अभी कुछ एरिया का वो चयन कर रही है, और दुकान दुकान पे वो क्या कर रही है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगा रही है, जिसे हम पीओएस कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आप देखे होंगे जिससे कार्ड पेमेंट करते हैं ना, दुकान पे लगा होगा, स्वाइप कर लीजिए, स्कैप कर लीजिए, ऐसे वो बोलते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन ही होती है। तो ये स्कीम चलाई जा रही है, भुगतान और अवसंरचना विकास निधि स्कीम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आ गई तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके गवर्नर जो इस समय है वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए ये प्रश्न चर्चा में इसलिए था ना कि समाधान जो पोर्टल है वो चर्चा में था उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद को लेकर, ठीक है। समाधान पोर्टल चर्चा में था वामपंथी उग्रवाद को लेकर। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है समाधान का। इसमें से कुछ वर्ड दिए जा सकते हैं जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, एस फॉर होता है स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर होता है आक्रामक रणनीति, एम फॉर प्रेरणा और प्रशिक्षण, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और डी फॉर डैशबोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक, ठीक है, और मुख्य परिणाम क्षेत्र, एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, और प्रत्येक, ए फॉर होता है प्रत्येक थिएटर और नाटकशाला हेतु कार्य योजना, और एन फॉर होता है वित्त पोषण तक पहुंच नहीं। तो ये ऐसे रफली इसको दे सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि समाधान पोर्टल वामपंथी उग्रवाद से संबंधित है। वामपंथी उग्रवाद क्या है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे राजनीति में दो टाइप की विचारधारा होती है। एक होती है लेफ्ट विंग यानी कि वामपंथी जिसे हम कहते हैं, एक होता है राइट विंग जिसे हम दक्षिणपंथी कहते हैं। ठीक है, तो ये विचारधारा जो है ना, मैं इसके बारे में एक लाइन बताता हूँ आपको। ये जो वामपंथी उग्रवादी होते हैं, जो कहते हैं उग्रवादी या वामपंथी, इनका मानना ये होता है ना कि सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, जो पीछे छूट गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको भी साथ में लेके चलना है और एक समतामूलक समाज पूरा बनाना है। ठीक है, और राइट विंग वाले कहते हैं कि जो जिस पोजीशन पे है, जिस पद पे है, जो अपनी मेहनत से पहुंचा है वहाँ पे, वो वहीं पे रहेगा। तो ये इस टाइप की दो विचारधारा है जिसे हम लेफ्ट विंग यानी कि वामपंथी और राइट विंग दक्षिणपंथी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो यही वामपंथी वाले लोग ही उग्रवादी बनते हैं और उग्रवादियों को कंट्रोल करने के लिए समाधान पोर्टल चलाया गया। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। ठीक है, यह निर्देश किस नियम के तहत दिया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत इसको दिया गया है। ठीक है, आगे चलें तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT नाम आप सुने होंगे, कॉम्प्रिहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इसको कहा जाता है। पूरा फुल फॉर्म इसका होता है कॉम्प्रिहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, CTBT इसको कहा जाता है शॉर्ट में, को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? 1996 में अपनाया गया। और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि रसिया कह रहा है ना कि मैं CTBT पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। अभी बहुत से देश ऐसे हैं जो इस पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, उन देशों में भारत भी शामिल है जो CTBT पे सिग्नेचर नहीं करना चाहता है, क्योंकि CTBT जब सिग्नेचर कर दिया जाएगा तो आप किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे। या तो शांति तौर पे आप करना चाहते हैं परमाणु परीक्षण कि हाँ हम बिजली बनाएंगे, ठीक है, या हम हथियार बनाएंगे, इस तरह से परमाणु परीक्षण करने से कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे जब आप CTBT पे सिग्नेचर कर देंगे। तो इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा कब अपनाया गया था? 1996 में अपनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए ये CTBT इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे पहले ना जब 1945 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, उसके बाद होड़ लग गई। सोवियत संघ, उसमें रूस जो होता था सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था, यूनियन, तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बीच में क्या हो गई? पूरा होड़ लग गई हथियार बनाने की। ठीक है, तो 1945 से लेकर 1996 तक 2000, ठीक है, 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए, जिसमें से 1032 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा और 715 सोवियत संघ द्वारा किए गए। सोचिए इन दोनों में इतनी होड़ थी परमाणु हथियार बनाने की। ठीक है, बाकी में 45, 210 ये सब बाकी अदर कंट्री थे, वो लोग किए थे। अब इतने बड़े लेवल पे स्केल पे ये लोग परमाणु परीक्षण कर रहे थे। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है रेडिएशन। रेडिएशन से उत्पन्न होने वाले जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली अनेक तरह की बीमारियां, जिसको हम टैकल कर रहे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे CTBT बना 1996 में। 1996 में जब CTBT बना तो परमाणु परीक्षण तो लगभग कम हो गए, बहुत से ज़्यादा कम हो गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने भी 1998 में परमाणु परीक्षण किया, उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया। तो एक तरह CTBT पे भी सवाल उठने लगा कि क्या ये अपने कार्य में सक्षम हो पाया कि नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे CTBT के बारे में, और भारत इसका सिग्नेचर करता नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको बनाया गया था 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। उड़न गुडी पनंग करुपट्टी, जिसे हम पाम गुड़ को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो पाम गुड़ यानी कि पाम यानी ताड़ से बनता है ये। ठीक है, ताड़ का जो रस होता है उससे बनाया जाता है ये गुड़। ठीक है, तो अभी इसको भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया चेन्नई के रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा। तो ये तमिलनाडु में होता है पाम गुड़, और आसानी से इसको GI टैग मिल गया होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन टैग देता है GI टैग का वो चेन्नई में ही, तमिलनाडु के। आगे चले तो अभी हाल ही में चर्चा में रही आयरन डोम प्रणाली, बहुत सुना होगा आपने आयरन डोम प्रणाली के बारे में। तो किस देश से संबंधित है बता ही दीजिए। तो इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। ठीक है, ये कैसे काम करता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये अगर दुश्मन का रॉकेट है यहाँ से चला, ठीक है, हिट करने के लिए, इजराइल को हिट करने के लिए चला, तो यहाँ पे अब देखिए आयरन डोम प्रणाली कैसे काम करेगा। आयरन डोम प्रणाली का जो इंटरसेप्ट, ये देखिए ये कैसे इसका प्रोटेक्टर लगा है, इनके जो इंटरसेप्टर होते हैं ना वो इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये आ रहा है, इसके रडार पहचान लिए, रडार आ गया, उसके बाद ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो अलर्ट कर देता है मिसाइलों को कि चलो आ रहा है, अब उसको मारना है। तो ये जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, इस
एरिया में पहुंचा, इसके डिफेंस एरिया में पहुंचा, ये यहाँ से रॉकेट मारेगा धन 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 करके और इसको ब्लास्ट कर देगा ऊपर ही। लेकिन यहाँ पे जब हमास वाला जब मुद्दा आया ना, तो हमास वाले इतने ज़्यादा रॉकेट बरसा दिए कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है ना, वो उतने बड़े स्केल पे रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाया, जिससे कि कुछ से ज़्यादा बहुत से सारे रॉकेट इजराइल के शहरों पे जा गिरे, जिससे कि बहुत सारे नागरिकों की जान चली गई, बहुत सी बिल्डिंगें हाथाहाथ हो गई और बहुत से लोग वहाँ पे घायल हुए। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आयरन डोम प्रणाली कहाँ की है? इजराइल की है। वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इजराइल की बात करूँ तो यहाँ पे इसका मैप मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है अपना सुंदर भारत। ठीक है, और ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पे इजराइल दिखाई देगा, जिसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इजराइल इतना चर्चा में है, तो आपको इसके अगल बगल के जो देश है ना, जो इससे बॉर्डर बनाते हैं, उसको तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इधर है इजिप्ट, जो इजराइल से बॉर्डर बना रहा है। ओके, और इधर देखेंगे ना साउथ में, अगर इधर देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए ये वाला हिस्सा। ठीक है, इधर देखेंगे तो इजराइल से यहाँ पे लाल सागर से भी बॉर्डर यहाँ पे लगती हुई नजर आएगी, और इधर देखेंगे तो भूमध्य सागर से भी लगती हुई नजर आएगी, और इधर देखेंगे तो जॉर्डन, जिसकी राजधानी अम्मान है, इस इधर से भी इसकी बॉर्डर लगती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ ये जो इजराइल का, या कह सकते हैं फिलिस्तीन का, इन दोनों पे जो विवादित एरिया है गोलन हाइट्स, इसकी बॉर्डर लगती है इधर सीरिया से। ओके, उसके बाद इधर देखेंगे लेबनान, लेबनान की भी बॉर्डर लगती है। उसके बाद बाकी ये जो वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है, ये बिलोंग करता है फिलिस्तीन को। ठीक है, बीच में, और ये पूरा एरिया बिलोंग करता है इजराइल को। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें। चुंगथांग बांध चर्चा में था। चुंगथांग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है चुंगथांग बांध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीस्ता नदी पर। चुंगथांग बांध तीस्ता नदी पर स्थित है, और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि सिक्किम में अचानक बाढ़ आई थी। अब बाढ़ क्यों आई थी? इसी बांध को छोड़ने की वजह से आई थी। इस बांध पे ओवरलोड हो गया था, यहाँ पे जो हिम ग्लेशियर थे वो पिघल के यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो रहा था। यहाँ पे अगर बांध खोलते नहीं तो बांध टूट जाता और बड़े स्केल पे बाढ़ आती। लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब जो रेगुलरली जो पानी छोड़ा जाता है उसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया, जिसके कारण सिक्किम में बाढ़ आ गई, और ये चुंगथांग डैम को खोलने का कारण ही आया था। और ये चुंगथांग डैम आपको तीस्ता नदी पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये अपना सुंदर भारत, और ये है सिक्किम वाले इलाका। ठीक है, इधर से नॉर्थ मतलब हिमालय के पार से उधर से तीस्ता नदी आती है सिक्किम होते हुए। ठीक है, सिक्किम होते हुए आएगी, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल जाएगी, फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप देख लीजिए, मैप में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये तीस्ता नदी यहाँ दिख रहा होगा हल्का सा आपको, ये है ये सिक्किम वाला एरिया, ये तीस्ता नदी यहाँ से आ रही है, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें। तो विक्टोरिया और टंगानिका, टंगानिका या टंगानिका कर सकते हैं, विक्टोरिया और टंगानिका झील को किस देश से संबंधित करके देख सकते हैं? तो विक्टोरिया और टंगानिका झील को आप तंजानिया से संबंधित करके देख सकते हैं। आप कहेंगे कि ये क्यों चर्चा में था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं तंजानिया की, जिनका नाम है सामिया सामिया सुलू हसन। ठीक है, वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो वो 4 दिवसीय यात्रा पर आई हैं भारत के। ओके, और उनको यहाँ पे बहुत सारे सम्मान भी दिए गए हैं, बहुत सी उपाधियाँ दी गई उनको। ठीक है, और मतलब भव्य वेलकम हुआ, और तंजानिया और भारत के बीच में बहुत ही सारे बातचीत हुए, समझौते हुए हैं। ठीक है, तो तंजानिया जब इतना इम्पोर्टेंट है तो उसके कुछ जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को तो देखना जरूरी है। तो विक्टोरिया और टंगानिका झील को आप तंजानिया से रिलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसका मैप में आपको दिखाता हूँ बढ़िया से। देखिए देखिए, अपना सुंदर भारत है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और ये वाला पार्ट ना, ये अफ्रीका का पार्ट है, और यहीं पे दिखाई देगा तंजानिया आपको। ठीक है, मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए, ये है तंजानिया, और यहाँ पे दिखेगा आपको टंगानिका, ये टंगानिका वाला लेक वाला एरिया है। ठीक है, और ये लेक विक्टोरिया वाला एरिया है। ठीक है, लेक विक्टोरिया और कई सारे देश से यहाँ पे लगते हैं, तो उसको मैं बाद में किसी मैप में सेपरेट यहाँ पे दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे टंगानिका और यहाँ पे लेक विक्टोरिया आप समझ लीजिए। ठीक है, और इधर तंजानिया से बॉर्डर देखिए जाम्बिया शेयर कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर बुरुंडी है, रवांडा है। तो इन बात को भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तंजानिया में ही आप ये इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि भारत का जो आईआईटी मद्रास है, उसने पहला अपना आईआईटी खोला था तंजानिया में। ठीक है, आगे चले तो एशियाई खेल अभी हुए हैं, कहाँ पे? होंगजाऊ शहर में हुए हैं, चाइना के, चीन में हुए थे ये सब। तो एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीता है ये आपको बताना है, ये याद होना चाहिए। एशियाई खेलों में भारत ने इस बार 107
पदक जीता है, 107 पदक जीता है भारत ने। और भारत की रैंक थी एशियाई खेलों में 4th नंबर पे, और पहले नंबर पे था चाइना, द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सबसे पहले नंबर पे था 383 पदक के साथ। और यहाँ पे भारत देखेंगे तो 107 पदक के साथ यहाँ पे चौथे स्थान पे था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 107 पदक में ना 28 तो गोल्ड था, ठीक है, 28 इसमें गोल्ड था, 38 देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर दिखेगा, और 41 यहाँ पे देखेंगे तो ब्रॉन्ज दिखेगा भारत के 107 पदक में। ओके, आगे चलें। तो याक चुरपी और खामती चावल इस समय चर्चा में था, याक चुरपी और खामती चावल और तांगसा वस्त्र। तो ये किस राज्य का भौगोलिक संकेतक मतलब इसको किस राज्य में भौगोलिक संकेतक दिया गया, ये आपको बताना है। तो जीआई टैग मिला है याक चुरपी और खामती चावल और तांगसा वस्त्र को अरुणाचल प्रदेश में। ये अपना सुंदर भारत है, और ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, और यहाँ पे दिखिएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यह है याक चुरपी, मतलब याक के दूध से बनाया जाता है ये, ठीक है, बर्फी टाइप का होता है, तो इसे याक चुरपी कहते हैं। और यह खामती राइस यानी कि चावल कह सकते हैं, और यांगसा तांगसा जो वस्त्र है वो ये है, ठीक है, तांगसा जो वस्त्र है, एक मिनट, हाँ, ये तांगसा वस्त्र जो बच्चियाँ पहन रखी हैं ये है तांगसा वस्त्र। ओके, तो इसे अरुणाचल प्रदेश द्वारा जीआई टैग दिया गया है। आगे चलें। तो कौन सा राज्य 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? देखिए 36 जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में, और 37 इस बार जब होगा वो होगा गोवा में, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि केरल में किया गया, ये है केरल, ठीक है, कोच्चि केरल का ही शहर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जियो मार्ट ने नए ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा की, तो नए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर इस बार नियुक्त किया गया। 91 नंबर का यानी 91वीं नंबर का जो भारतीय वायुसेना दिवस परेड हुआ है उसमें परेड का नेतृत्व पहली बार किस महिला अधिकारी द्वारा किया गया है? तो इनका नाम है कैप्टन शालिजा धामी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कैप्टन शालिजा धामी के नाम एक और रिकॉर्ड है कि इन्होंने ये कमांड कॉम्बैट यूनिट की ऐसी पहली महिला अफसर बनी है, ठीक है। देखिए जो एयरफोर्स में एक यूनिट होती है जिसे हम कॉम्बैट यूनिट करते हैं, यानी कि फाइटर जेट जो उड़ाते हैं, जो लड़ाई पे सामने जाते हैं, उस यूनिट में पहली महिला अफसर बनी थी शैलिजा धामी, और इन्होंने ही इस तरह के बड़े परेड को नेतृत्व करने वाली भी पहली महिला बनी है। तो ये है कैप्टन शैलिजा धामी, इनका नाम आप याद रखेंगे। ओके, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी? ये एक निकाय यानी कि एक बॉडी बन रही है, स्वायत्त बॉडी बनेगी, जिसका नाम रहेगा मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत यानी कि युवाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको यहाँ पे देखा जाएगा, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, ठीक है, चाहे उनके खिलाफ जो कैसे हिंसा हो रही हो उसके खिलाफ कोई समस्या हो, उनकी जो भी समस्या है बेरोजगार युवाओं की, उनको यहाँ पे टैकल करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और उनको टैकल किया जाएगा। इसके लिए एक स्वतंत्र बॉडी बनाई जा रही है जिसका नाम है मेरा युवा भारत, ठीक है, जिसका नाम है मेरा युवा भारत। आगे चलें। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ये आपको बताना है। तो मैं अभी बताया था कि सामिया सुलूह हसन 4 दिवसीय यात्रा पे आई हैं भारत के, और ये है इनकी तस्वीर, और ये मानद डॉक्टरेट की मानद उपाधि यहाँ पे इनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्राप्त करने वाली ये पहली विदेशी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? अब एक कोड नाम दे दिया है, उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। आपको पता है हमास जो है एक संगठन है फिलिस्तीन का, जिसके बीच इजराइल और हमास के बीच यहाँ पे युद्ध देखा जा रहा है, ठीक है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब है मुकेश अंबानी, ठीक है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट जब जारी की गई तो सबसे अमीर भारतीय के रूप में सामने आए हैं मुकेश अंबानी। ओके, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, IORA से नाम इसको जाना जाता है। तो इसका उपाध्यक्ष अभी किसको बनाया गया? जो 2025 तक रहेगा इसका उपाध्यक्ष, ठीक है। तो इसका उपाध्यक्ष बनाया गया भारत को। अब कहेंगे इंडियन ओशन, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। रिम एसोसिएशन क्या होता है? इसके साइड कंट्री, मतलब इसकी जो बाउंड्री बनाते हैं ना हिंद महासागर की, इसकी साइड जो कंट्री उन्हीं को रिम एसोसिएशन में शामिल किया जाता है,
ठीक है। तो ये देखेंगे आप मैप में आपको दिख रहा होगा। ओके, तो इसके आसपास की जो कंट्री, और इनका उद्देश्य यही है कि ये वाला जो एरिया है इसको सेफ रखना है, आवाजाही के लिए भी सेफ रखना है, व्यापार के लिए भी सेफ रखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी संसाधन है उनको यहाँ पे ढूंढना है और उसका उपयोग करना है। ठीक है, इनका यही उद्देश्य है। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष इस बार भारत को बनाया गया है और ये 2025 तक रहने वाला है। और कहेंगे जब भारत उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष श्रीलंका है इस समय। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? श्रीलंका है। और इसकी 23वीं मंत्रिपरिषद जो बैठक हुई है ना श्रीलंका के कोलंबो में हुई है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार जो थीम है बालिकाओं के अधिकारों में निवेश, यानी कि उनके अधिकारों में निवेश करिए आप। जितना उनके अधिकारों को बढ़ावा देंगे, उनको समझाएंगे कि ये आपके अधिकार है, उतना ही हमारा कल्याण होगा। ये इसका इस बार की थीम है। ठीक है, उतना ही हमारा नेतृत्व और उसका कल्याण होगा। प्रोजेक्ट कुइपर किससे संबंधित है ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट कुइपर, ठीक है, कुइपर बेल्ट आपने नाम सुना होगा। अब ये कुइपर बेल्ट क्या होता है? देखिए, ये है सूर्य। ठीक है, सूर्य है, उसके बाद बुध है, बुध, फिर आपको दिखेगा सॉरी बुध, हाँ यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दिखेगा आपको बृहस्पति, फिर अरुण, फिर वरुण। इसके बाद यहाँ पे जो दिखेगा ना ये वाला एरिया, यहाँ पे होता है क्यूपर बेल्ट। यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, बहुत ही बड़े बड़े एस्टेरॉयड, और बहुत ही ठंडे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा दूरी पे ये लोग हैं, तो बहुत ही ठंडे होते हैं। इस एरिया को क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, इसी से ये प्रेरित है प्रोजेक्ट। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट क्यूपर, और इसको अमेजन जो कंपनी है ना, जो आप शॉपिंग वाली कंपनी है आपकी, वो अमेजन कंपनी ने इसको लॉन्च किया था प्रोजेक्ट क्यूपर का। और इसका उद्देश्य यही था कि पृथ्वी के आसपास, ठीक है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है पृथ्वी का, उसके आसपास बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ी जाएंगी ताकि लोगों को यहाँ पे ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है अच्छे तरीके से उपलब्ध हो पाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाए इंटरनेट की दुनिया को। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट कुइपर जो अमेजन द्वारा चलाया गया था। आगे चलें। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा और फॉर सक्सेस। तो ये किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है विवेक अग्निहोत्री। इसको लिखे हैं विवेक अग्निहोत्री, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनकी ये किताब है विवेक अग्निहोत्री की। जो स्टोरी थी कश्मीर फाइल, आपने नाम सुना होगा, उसको इन्होंने नहीं लिखा था, विवेक अग्निहोत्री नहीं। और इनकी नई किताब आई है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट अफेयर में इतना ही। मैं भी आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलता है। मैं ज्योग्राफी की भी सीरीज चला रहा हूँ, उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और नवरात्रि का सबको हार्दिक शुभकामनाएं।